Years ago, a penniless philosopher, एक कंट्री से वो जा रहा था और उसको खाने पीने और पैसे की कोई इंतज़ाम नहीं था उसके पास। एक दिन एक हिल पे उनके आजू बाजू एक क्राउड एकदम इकट्ठा हो गया था और उस दिन उन्होंने एक स्पीच दी थी और वो स्पीच में से 26 वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंचुरीज तक आगे गए हैं। तो ये कौन से है ये वर्ड्स? और आप इसको फिर मैं बोलूँगा, आप चाहे तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं जो आपको ये अप्लाई करने में काम आएंगे। टेक देयरफॉर नो थॉट फॉर द मोरो, फॉर द मोरो शैल टेक द थॉट फॉर थिंग्स इटसेल्फ। मतलब कल के बारे में, मोरो मीन्स टुमारो ऑफ कोर्स। तो बोले कि टेक देयरफॉर नो थॉट फॉर द मोरो, बोले कल के बारे में आप मत सोचो, कल अपने आप हैंडल कर लेगा खुद को, ठीक है। फिर आगे की एक लाइन है, सफिशिएंट अनटू द डे इज़ द ईविल देयर ऑफ। ये स्पीच है जिसमें 26 वर्ड्स है, वो सेंचुरीज तक अगर आगे गए हैं, मतलब इसके बारे में कोई तो सिग्निफिकेंस होगा ही। ये बाइबल का कोट है, आई थिंक मैथ्यू 6:34। तो हमें ऑथर यही बताता है कि कल के बारे में नहीं सोचना है। यू कैन थिंक अबाउट टुमारो एज लॉन्ग एज यू आर प्लानिंग इट। ये हम आगे बुक में भी देखेंगे कि एक नेगेटिव मतलब बैड और गुड थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। प्लानिंग एंड प्रेपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्लान करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं लानी चाहिए बस। और इसमें देखने की बात यह है कि जो वर्ड है थॉट, वो एंशियंट इंग्लिश में थॉट को एंग्जाइटी मानते थे कि थॉट मीन्स एंग्जाइटी। तो ऑथर ये भी क्लैरिफाई करता है कि हम थॉट के बारे में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कल के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कल के बारे में एंग्जाइटी नहीं लेनी है, सोचना ज़रूर है प्लान करने के लिए, लेकिन एंग्जाइटी नहीं लेनी है। इसके बाद एक एडमिरल की स्टोरी है छोटी सी, अर्नेस्ट जे किंग। उनका बोलना ये है कि आई हैव सप्लाइड द बेस्ट मैन विद द बेस्ट इक्विपमेंट वी हैव एंड आई हैव गिवन देम व्हाट सीम्स टू बी द वाइजेस्ट मिशन, दैट इज़ ऑल आई कैन डू। मतलब मैंने अपने बेस्ट मैन को काम पे लगाया, उनको बेस्ट रिसोर्सेज दिए हैं और उनको बेस्ट प्लान दिया है। अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर मेरी शिप है वो डूब गई है तो मैं उसको खींच के बाहर तो नहीं निकाल सकता। ये उन्होंने बोला है कि अगर शिप डूबने वाली भी है तो मैं रोक नहीं सकता। उसने ये भी बोला है कि जो टुमारो का जो प्रॉब्लम है और जो येस्टरडे के जो रिग्रेट है, उससे अच्छा है कि जो मेरा टाइम है उसमें मैं आज के ऊपर ही काम करूं। और अगर मैं कल को, आने वाले कल को और जो चला गया वो पास्ट को, उसको अगर मैं कंट्रोल करने दूंगा मुझे खुद को, तो मैं लास्ट करूंगा ही नहीं, मैं तो आई विल नॉट सर्वाइव, ऐसा एडमिरल ने बोला। तो बोले कि चाहे वॉर हो या पीस हो, जब हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में और एक लॉजिकल कंस्ट्रक्टिव प्लान होता है तो हम बोलेंगे कि ये गुड थिंकिंग है। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और एंग्जाइटी आती है, टेंशन आता है और नर्वस ब्रेकडाउन आता है, तो वो हमारा थिंकिंग है वो बैड थिंकिंग है। इसके बाद एक पब्लिशर की स्टोरी है। ऑलराइट, सो ये जो पब्लिशर की स्टोरी है उसमें ऐसा था कि तब जब न्यूज़पेपर में वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कवर करते थे तो यूरोप में, तो उनको बहुत रोज़ एग्जाइटी बहुत होती थी, उनको बहुत टेंशन बहुत होता था। ही यूज़ टू वरी अलॉट कि वो सो ही नहीं सकते थे रात को। तो उन्होंने बोला कि रात को कई बार वो बेड से निकल के अपने खुद की पेंटिंग्स बनाते थे। उनको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो रात को उठ के अपने पेंटिंग्स बनाते थे। उनको बाद में पता चला कि अपनी जो टेंशन है, उनकी वरीज़ है, उनको कभी भी बंद नहीं कर पाए अनटिल ही हैड अडॉप्टेड 5 वर्ड्स। इन्होंने 5 वर्ड्स कहीं पे पढ़े थे और वो एक चर्च की हिम है, उसके अंदर उन्होंने पढ़ा था, 1 स्टेप इनफ फॉर मी। राइट, तो ये जो 5 वर्ड्स है, 1 स्टेप इनफ फॉर मी, ये उन्होंने एक चर्च की हिम में से पढ़ा था। और ये 3 लाइन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लीड काइंडली लाइट, कीप थाउ माई फीट, आई डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टेंट सीन, 1 स्टेप इनफ फॉर मी। तो ये जो चर्च की हिम है वो क्या बोलती है, लाइट को मतलब ये कोई इंसान है, आई थिंक उसके हाथ में लैम्प है, ऑयल लैम्प, और जो कुछ भी है, तो वो लाइट को क्या बोलता है कि प्लीज़ यू कीप एट माई फीट। तू जो लाइट को वो बोलता है, तू मेरे पैर के ऊपर गिर भाई, मेरे को आगे का नहीं देखना है, वो बाद में देख लूँगा, वो उसका मुझे डिस्टेंट सीन अभी नहीं देखना है, मेरे लिए एक के बाद एक छोटे छोटे स्टेप इनफ है। तो तू मेरे पैर के पास रहे, मेरे को जो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ उसकी क्लैरिटी मुझे चाहिए।
तो इसमें से जो 5 वर्ड्स थे, वन स्टेप इनफ फॉर मी, वो ये पब्लिशर ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उसके बाद उनको कम्प्लीटली इसमें से राहत मिली। इसके बाद एक सोल्जर की स्टोरी है। ऑलराइट, तो ये जो सोल्जर की जो स्टोरी है उसको भी एक छोटा सा मोटिवेशन मिला था और 1945 अप्रैल में उनको एक पास्मोडिक ट्रांसवर्स कॉलन हो गया था और उसमें बहुत उनको दर्द भी होता था और उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये वॉर ख़त्म नहीं होती ना तो मैं कंप्लीट फिज़िकल ब्रेकडाउन हो जाता। अब जो पब्लिशर के सेम टाइम की स्टोरी है ये, वही टाइम में जो जैसे पब्लिशर अपनी बैटल लड़ रहा था ये मेंटल हेल्थ से, तो उस टाइम में ये सोल्जर भी जो है वो भी यही बैटल लड़ रहा था। अपार्ट फ्रॉम द वॉर दैट ही वाज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, वो अपने अंदर भी एक वॉर लड़ रहा था। तो ये वॉर की स्टोरी छोटी सी है कि उसने बाहर तो जो उसको कंट्रीब्यूट करना था वॉर में वो तो ठीक है वो किया उसने, लेकिन उसके अंदर जो वॉर चल रही थी उसमें उसने कैसे सर्वाइव किया। तो उसका पहले काम था ग्रेव्स रजिस्ट्रेशन में। तो मतलब वॉर के अंदर कोई भी अगर मर जाता था, कोई भी इंजर्ड था या मिसिंग था, चाहे अपना हो या सामने वाला, तो ये सब की डेड बॉडीज़ में उनको हेल्प करनी थी, उसका पूरा डिटेलिंग लिखना था, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उसको पकड़ के उसको अपने फैमिली तक पहुंचाता था वो कि जिन जो भी मर गए उनके लास्ट बिलोंगिंग्स उसकी फैमिली तक पहुँचे। तो ये सब देखते देखते एक दिन उसके अंदर भी ये डर आ गया कि क्या मैं वापस अपनी फैमिली तक जा पाऊँगा, क्या मैं अपनी जो अपना चाइल्ड है उसका 16 मंथ्स का उसको मैं क्या उठा पाऊँगा क्या। बोले कि उसको मैंने देखा भी नहीं है। तो यही सब उसके अंदर सवाल थे कि ये मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं। तो कम्प्लीटली हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो फ्यूचर में चला गया था। उसके 17 किलोज़ उसके कम हो गए थे। उसने बोला कि बैटल ऑफ बल्ज के बारे में मैं इतना रोता था कि मैं ये उम्मीद ही मैंने छोड़ दी थी कि कभी मैं नॉर्मल इंसान बनूंगा। तो उसके बाद लिमिट्स क्रॉस हो गई तो इनको आर्मी की डिस्पेंसरी में जाना पड़ा। अब वहाँ पे डॉक्टर ने उनको कुछ ऐसी बात बताई जिससे इनकी भी लाइफ चेंज हो गई पूरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आया है, वैसे ये सोल्जर की लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया था। तो इसको डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई देख, तेरी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो गई है और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद सब मैं तुझे एक ही बात बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है ना वो तेरा मेंटल प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है वो तेरे ये दिमाग ने क्रिएट किया है। तो तू एक छोटी सी बात मेरी समझ कि तू अपनी लाइफ को एक आर ग्लास की तरह विजुअलाइज़ कर कि तेरी लाइफ जो है वो एक आर ग्लास है जिसमें से रेत गिरती रहती है। तो बोले कि तू चाहे जो भी करेगा, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स होंगे अंदर, सैंड ग्रेन्स, लेकिन वो जो एक के बाद एक ग्रेन गिरना है वो एक के बाद एक ही गिरेगा। बोले देयर इज़ नथिंग यू एंड आई कैन डू टू मेक दैट 2 ग्रेन्स और इवन मोर। तो बोले कि रोज़ उठते ही अगर हमारे दिन में 10 काम है या 40 काम है जो भी है, हम एक के बाद एक ग्रेन्स को नहीं जाने देंगे ना तो जो आर ग्लास है ना वो टूट जाएगा। अगर हम फोर्स करेंगे तो वहाँ पे टूट जाएगा नेचुरली। तो बोले कि अगर तू ये कंट्रोल नहीं करेगा तो योर लाइफ विल ऑल्सो बी डैमेज्ड। फाइन। सो उनका मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही था कि अपनी लाइफ एक आर ग्लास है और एक के बाद एक जब ग्रेन जाता है उसको वैसे ही हमें निकालना है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। तो फाइन। अब ये फ़िलॉसफी उन्होंने तब से उनके लास्ट डे तक अपने किया है जब तक वो ज़िंदा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि 1 ग्रेन का जो लॉजिक है वो मेरी लाइफ में इतना उतार दिया है कि वॉर जब ख़त्म हो गई उसके बाद जब वो दूसरी नौकरी करते थे अपने सिविलियन की तरह, तो वो भी क्या बोलते थे कि वॉर के बाद भी मैं एक स्टॉक कंट्रोल क्लर्क था कॉमर्शियल क्रेडिट कंपनी में बाल्टीमोर में। तो बोले कि ये जो सेम फ़िलॉसफी है वो तब भी मैंने अप्लाई की थी और फिर इधर आके भी मैंने यही अप्लाई की। तो बोले वॉर हो चाहे मेरा बिज़नेस हो, ये जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो घूम फिर के वहीं आता है कि एक के बाद एक 1 टास्क एट अ टाइम ही करना पड़ता है। नहीं तो इससे ज़्यादा अगर आप करने जाते हो तो आप अपने आप को अपने काम को डैमेज कर दोगे। फ़ाइन। तो ये इनकी स्टोरी थी, कैसे इन्होंने अपना कमबैक लिया। बात यही है घूम फिर के कि वो जब डॉक्टर बोलते हैं कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, या जब जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि हैव नो एग्जाइटी अबाउट टुमारो, तो ये सब घूम फिर के बात यहीं पे आती है। एंड दैट इज़ वाई ये चैप्टर का नाम है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। ऑथर जो हमें बोल रहे हैं कि यू एंड आई आर स्टैंडिंग इन दिस वेरी सेकेंड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 इटर्निटीज़। एक पूरी इटर्निटी है, जो पास्ट है वो भी आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ इनडिफाइनेबल। इसके बाद फ्यूचर है वो भी इटर्निटी है। तो आप जिस सेकंड में अभी जहाँ पे खड़े हो दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ डेफिनेट।
बाकी सब इनडेफिनेट है। फ्यूचर और पास्ट, अगर इतनी इनडेफिनेट चीज़ का बर्डन आप एक इंसान अपने सर पे लेगा तो नेचुरल बात है कि वो टूट ही जाएगा। एक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है। जैसी आपकी लाइफ है, आप आज रात तक तो जी सकते हो ना, आप आज रात तक देखो, कल का कल देखा जाएगा। तो ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की जो है वो आप अपने आप को पूछो कि ये जिस टेंशन में मैं जी रहा हूँ, क्या उसको आज रात तक क्या मैं निकाल सकता हूँ। तो ये स्टीवेंसन ने भी यही ऑब्ज़र्व किया था। इसके बेसिस पे हम अपने आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। आप अगर ब्रेक डाउन फेस कर रहे हो तो आप कई बार ऐसे डिसीजंस ले लोगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब हो जाएंगे आगे कि पास्ट में आके फिर आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर कोई कंप्लीट नर्वस ब्रेकडाउन में है तो उनकी हेल्थ सुधरने की जगह पे अगर वो ऐसा मान लेते हैं कि अपना बिज़नेस ही मैं बंद कर दूंगा, किसी को अगर फैमिली में कोई लॉस हुआ है या किसी को अगर लव्ड वन उसके साथ मैच नहीं हुआ, उनका टूट गया या फिर मर गया कोई भी लव्ड वन, और ऐसा डिसीजन ले लिया कि अब मैं बिज़नेस ही नहीं करूँगा, मेरा बिज़नेस सब बेच के मैं कुछ और ये भाग जाऊँगा इधर से, तो ये 5 साल के बाद जब मेंटल हेल्थ ठीक होगी तब उनको लगेगा कि ये मैं बहुत गलत डिसीजन लिया था, और फिर तब वापस जाके इसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम पहले यहाँ पे एड्रेस करो रादर देन गोइंग इनटू द फ्यूचर एंड एक्टिंग वेरी इररिस्पॉन्सिबली।